इसके बाद है हमारे पास हाइड्राइड्स। बेसिकली हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस आयन बेसिकली, ठीक है। इसे बोलते हैं हम प्रोटॉन, इसे बोलेंगे हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये है हाइड्रोजन एटम, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन के अलग अलग फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाइड्राइड के लिए थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म यूज़ की है, यानी कि एनी बाइनरी कंपाउंड विथ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, कोई भी एक दूसरा एलिमेंट है और उसके साथ हाइड्रोजन है, ये दूसरा एलिमेंट, ये हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन, राइट। तो ये बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी का मतलब दो लोग, ठीक है। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स बोलेंगे, हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स बोलेंगे। कभी कभी दो से ज़्यादा भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि LiAlH4, ये भी तो हाइड्राइड है, लेकिन ज़्यादातर दो ही एलिमेंट होते हैं, तब उन्हें हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। उनको जनरली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि BeH2, जैसे कि AlEH3। ये यक्स वैरी हो सकता है एज पर वैलेंसी, या फिर कभी कभी इस तरीके से इधर यम और इधर यन, जैसे कि B2H6, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। ज़्यादातर ऐसे ही होगा। लेकिन ये कब होता है? जब डाइमराइजेशन होता है। जैसे कि आपका B2H6 कैसे फॉर्म होगा? बेसिकली ये है BH3, लेकिन इसका डाइमराइजेशन यानी दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आके B2H6 बन जाता है। तो इसलिए इसको ये भी रिप्रेजेंटेशन हमको रखना होगा। अब यहाँ पर इसकी कुछ अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि एक है आयोनिक, या फिर उसे सेलेन या फिर सलाइन हाइड्राइड्स बोलेंगे, या फिर साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दूसरे है कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तीसरा टाइप है इनका मेटालिक, या फिर उन्हें नॉन स्टोइकोमेट्रिक भी बोला जाता है, या फिर इंटरस्टिशियल भी इनको बोला जाता है। तो एक एक देख लेते हैं। पहला है आयोनिक या फिर सलाइन या फिर साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। आयोनिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आयन के फॉर्म में होता है, आयोनिक सॉलिड के फॉर्म में होता है, या फिर आयोनिक सॉलिड होता है। यानी हाइड्रोजन और दूसरा जो साथ में एलिमेंट है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तभी आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। तो ये कब हो सकता है? अगर ये S ब्लॉक का एलिमेंट है दूसरा, तो दिस E बिलोंग्स टू S ब्लॉक, जैसे कि LiH, BeH2, MgH2, ये आयोनिक हाइड्राइड्स है, क्योंकि हाइड्रोजन और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ये आयोनिक है तो ये साल्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि साल्ट भी आयोनिक होते हैं, जैसे कि NaCl है, इसलिए इसको साल्ट लाइक हाइड्राइड बोला है। और साल्ट लाइक उसी को दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं सलाइन, राइट। सलाइन का मतलब साल्ट लाइक ही होता है। ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स है, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इनमें जो आयंस की अरेंजमेंट है वो रेगुलर होती है, और अमॉर्फस का मतलब होता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके बारे में डिटेल में आपको 12th क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत आपको 10th क्लास में हो चुका है ये, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अब ये नॉन वोलाटाइल होते क्योंकि ये आयोनिक है, सिंपल सी बात है। तो इनके बीच Na+Cl- ये आयोनिक बॉन्ड है। तो ये एक्चुअली आयोनिक सॉलिड किस तरीके से बना होता है? देखिए, ये इस तरीके से बना होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सभी एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए इनको अलग करना मुश्किल होता है। इसलिए इनका इवेपोरेट होना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए ये नॉन वोलाटाइल होते हैं। सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने देखा भी है, या फिर ये सिंपल लॉजिकल बात भी है। दूसरी बात है, दीज आर नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोई भी लो, हाइड्राइड ही नहीं, कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले, तो वो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में
नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एक बात याद रखना है, आयोनिक सॉलिड्स ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसका एक एग्जाम्पल हाइड्राइड है, राइट। कोई भी आयोनिक कंपाउंड लो वो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होता है। ये ऐसा क्यों है ये भी आपको सॉलिड स्टेट में समझाया जाएगा डिटेल में। लेकिन इन आयोनिक कंपाउंड्स को जब मेल्ट किया जाता है या फिर उन्हें पानी में डाला जाता है तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। तो इन हाइड्राइड्स को, आयोनिक हाइड्राइड्स को अगर आप मेल्ट करेंगे और उसके मेल्ट का आप अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये भी आपको 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी हो चुका है 10th 9th क्लासेस में। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कुछ नहीं होता है, इस तरीके की एक सेल होती है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद एनोड के ऊपर कोई तो डिपॉजिट होता है और कैथोड के ऊपर कोई तो डिपॉजिट होता है। बस अब तक के लिए इतना ही याद रखो। तो जब हाइड्राइड्स को आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें एक एनायन होता है और एक कैटायन भी होता है, यानी कि कोई तो माइनस है कोई तो प्लस भी है। तो एनोड के ऊपर एनायन चला जाता है और कैथोड के ऊपर कैटायन चला जाता है। बस यही स्टोरी है इसकी। तो ये जो एनायन है हाइड्राइड का, यानी कि LiH को अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Li+ और H- में, और ये H- एनायन है तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा और एनोड के ऊपर इस H- का हाइड्रोजन गैस बनेगा और वो लिबरेट हो जाएगा। अभी बस सुपरफिशियली बताया मैंने, इतना ही याद रखो। हाइड्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ काफ़ी वायलेंटली होती है, मतलब बहुत ही खतरनाक होती है। ये हाइड्राइड और वाटर रिएक्ट होने के बाद अल्कली फॉर्म करेंगे विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लिथियम हाइड्राइड ज़रा कम रिएक्टिव रहता है, ये बात याद आपको रखनी है, इसलिए इसको ज़्यादा रिएक्टिव दूसरे हाइड्राइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि LiAlH4 और LiBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरो हाइड्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स है, इनका यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन में बहुत बार किया जाता है। इन रिएक्शंस को आप देख लो। दीज आर द रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज टू हाइड्राइड्स। नेक्स्ट है कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर टाइप के हाइड्राइड्स। ये भी उनके नाम से आया है, ये सॉलिड स्टेट में आपको डिटेल में है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन में अलग अलग टाइप के होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स, ये ऐसे अलग अलग टाइप के। ये सॉलिड का ये टाइप क्यों है, ये टाइप क्यों है, तो उसके अंदर जो बॉन्ड है उसके बेसिस पर ये टाइप्स होते हैं। ये बॉन्ड्स किस तरीके से काम करते हैं ये डिटेल आपको सॉलिड स्टेट में बताया जाएगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से हाइड्राइड्स को भी क्लासिफाई किया गया है। जिनमें आयोनिक बॉन्ड है उनको आयोनिक कहा गया है। अब जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड है उन्हें कोवैलेंट हाइड्राइड्स बोला गया है। बस इतना याद रखो आप। अब ये कोवैलेंट को मॉलिक्यूलर क्यों बोला गया है ये आपको सॉलिड स्टेट में पता चलेगा, लेकिन कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो बाद में, लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली इनको बोलना चाहिए मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, लेकिन इनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है इसीलिए कोवैलेंट हाइड्राइड बोला गया है। लेकिन ये जो सॉलिड है कोवैलेंट सॉलिड, ये थोड़ा अलग रहता है। इसमें सारे के सारे बॉन्ड कोवैलेंट होने चाहिए, यानी कि जैसे डायमंड है, पूरे के पूरे कार्बन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, दूसरा बॉन्ड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ये मीथेन, इसमें एक मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल
और ये पहला मीथेन मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहता। ये इनके बीच तो बस वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस रहते हैं। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड उसको बोला जाता है, कोवेलेंट सॉलिड बोल रहा हूँ मैं, जिसमें सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हो। ये ऐसा अंदर बीच में दूसरा बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वान डेर वाल या ऐसा कोई। डायमंड में देखो सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए ये कोवेलेंट सॉलिड है। लेकिन हाइड्राइड्स के केस में कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ किए गए हैं, लेकिन एक्चुअली इनको बोलना चाहिए मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड अलग है। लेकिन हाइड्राइड के केस में कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर को इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है, ये ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा हूँ कोवेलेंट सॉलिड और दूसरी बात कर रहा हूँ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। बात याद रखना है, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ही एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं को कोवेलेंट बोला गया है, क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसलिए ये तो आपको पता ही है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होना चाहिए। डिफरेंस कम होना चाहिए मतलब पी ब्लॉक में हाइड्रोजन जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक वालों की होती है। इसीलिए ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल CH4, NH3, H2, इनके अंदर सभी के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड से, ये आपको पता ही है। अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये ठीक से देखना है। यहाँ पे छोटी सी गलती की है NCERT में भी। इनमें देखिए कोवेलेंट बॉन्ड वीक नहीं होता, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी कोवेलेंट है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो वान डेर वाल बॉन्ड है। लेकिन डायमंड में अगर देखा जाए तो सभी एटम्स, कितने भी लाखों करोड़ों एटम हो, सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। तो डायमंड को अगर आपको इवेपोरेट करना होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना होगा। लेकिन मीथेन या फिर अमोनिया या फिर वाटर, इनमें से किसी को अगर आपको इवेपोरेट करना है तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वान डेर वाल बॉन्ड ब्रेक करना होगा। देखिए ये यहाँ पे आपका मीथेन है। मीथेन तो ऑलरेडी गैस है, लेकिन फिर भी अगर इसको लो टेम्परेचर पर लेके जाओ और उसको अगर आपको इवेपोरेट करना है तो इवेपोरेट करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, इवेपोरेट हो जाएगा ये। इसीलिए मीथेन को, वाटर को, अमोनिया को इवेपोरेट करना ईजी है। क्यों ईजी है? बिकॉज वान डेर वाल बॉन्ड को ब्रेक करना है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है कहीं कहीं पे, जैसे कि वाटर के केस में और अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसीलिए इनको इवेपोरेट करना आसान है और ये वोलाटाइल है। लेकिन NCERT में बोला गया है बीइंग कोवेलेंट इन नेचर दे आर वोलाटाइल। बीइंग कोवेलेंट बोलना नहीं चाहिए, बीइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दे आर वोलाटाइल ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही फॉर्म करते हैं, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड्स आर इजीली वोलाटाइल ऐसा बोला जाता है, राइट। लेकिन सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, याद रखो। कोवेलेंट सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। ये बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपने बॉन्ड चैप्टर में देखा है, ग्रुप 13 यानी कि बोरॉन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है BH3, बोरेन बोलेंगे इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये आपको पता है कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बोला जाता है। ये सभी के सभी ग्रुप 13 वाले करते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज यानी कि ऑक्टेट एग्जैक्टली कंप्लीट है, जैसे कि ग्रुप 14 वाले करते हैं ऐसा, फॉर एग्जांपल मीथेन। इलेक्ट्रॉन रिच 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे NH3 तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, NH और इसके ऊपर लोन पेयर है, सो दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। सिमिलरली 16th ग्रुप वालों के साथ उसका एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्राइड, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ये 2 बॉन्ड करता है और 2 लोन पेयर बचती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। वैसे ही HF इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। तीसरी बात है हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बॉन्ड चैप्टर में। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके साथ अगर हाइड्रोजन होता है तो वो बहुत ही हाईली पोलराइज हो जाता है। जैसे कि HF अगर आप देखोगे तो ये HF जो है ये काफ़ी पोलराइज होता है, इसके ऊपर काफ़ी डेल्टा निगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, वैसे इधर डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा निगेटिव। तो इस सिचुएशन में इस मॉलिक्यूल के और इस मॉलिक्यूल के बीच जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और उस सिचुएशन में इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने ऑलरेडी बॉन्ड चैप्टर में देखा हुआ है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड्स का काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में देखोगे, उनका ग्रुप अगर आप देखोगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, तो इसका जो हाइड्राइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, जबकि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट नीचे जाते वक्त बढ़ते जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे बढ़ते जाना चाहिए। यानी कि ट्रेंड आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ की तरफ अगर जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम नहीं होता, जबकि बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और फिर बाद में ये कम होगा और फिर ये ट्रेंड यूजुअल है ऐसा, मतलब ट्रेंड ऐसा नहीं है, इस तरीके से ट्रेंड है। एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होने की वजह यहाँ पर है, दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही होता है वाटर के बारे में भी उसके ग्रुप में और फ्लोरीन के बारे में भी उसके ग्रुप में। ट्रेंड आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन 3 हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, और उनके पहले मेंबर्स ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं और ट्रेंड कुछ इस तरीके से बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। उसके बाद लास्ट है मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय मेनी D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। 7th, 8th एंड 9th ग्रुप डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, ये आपको याद रखना है। 6th ग्रुप में भी ओनली क्रोमियम फॉर्म्स द हाइड्राइड, जबकि बाकी वाले नहीं फॉर्म करते। ये हाइड्राइड जो है मेटालिक या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल टाइप के, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट एटम से कम। यानी कि क्रोमियम का अगर हाइड्राइड है, कुछ भी हो ऐसा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन लेस देन क्रोमियम है, ये उनका पेरेंट एटम है। दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब इनकी कोई खास स्टोइकियोमेट्री नहीं रहती, किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे कि लिथियम लैंथेनम हाइड्रोजन 2.87, यानी सिंपल होल नंबर्स में ये कंबाइन नहीं होते, ये किसी भी फॉर्म में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे कि टिटेनियम का देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ 1.5 से लेकर 1.8, टिटेनियम के एक एटम के पीछे हाइड्रोजन के 1.5 एटम से लेकर 1.8 एटम तक कितने भी एटम्स हो सकते हैं। सो दे आर नॉट कंबाइनिंग इन अ फिक्स्ड रेशियो, वेल नोन रेशियो लाइक सिंपल होल नंबर रेशियो, देयरफॉर दे डिसओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सिंपल सी बात है। और ये जो मेटालिक है या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, इंटरस्टिशियल भी बोला जाता है इनको। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है वो कैसे फॉर्म होते हैं, अगर डी ब्लॉक का कोई मेटल हो गया और उसके एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज हुए हैं, तो ऐसा माना जाता था, ऐसा समझा जाता था कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होता है। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा होता है,
कुछ इस तरीके से। और यहाँ ये जो छोटा सा स्पेस है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के एटम्स जमा होते हैं ऐसा सोचा जाता था, इसलिए इसको प्रीवियसली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोला जाता था। लेकिन अब ज़्यादातर हाइड्राइड्स इस तरीके से नहीं है ऐसा ढूंढ लिया गया है, इट इज़ डिस्कवर्ड, एंड देयरफॉर दे आर नॉट यूजुअली नाउ कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेटालिक या फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड इनको बोला जाता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टोइकोमेट्री को ओबे नहीं करते, ये किसी भी तरीके से क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे एक बात सोचने जैसी है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन के साथ किसी भी तरीके से कंपाउंड बना लेते हैं। इसका मतलब कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन को अपने खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दिस property of absorbing hydrogen by these D and E block elements is used to store the hydrogen for long time, and it is also used for the catalysis in many reactions। मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन का काम होता है, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन को आपको रिएक्ट कराना है तो इस हाइड्रोजन को कैटलिस्ट के ऊपर डिपॉजिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये कैटलिस्ट के ऊपर तब डिपॉजिट होगा जब ये कैटलिस्ट इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कैटलिस्ट अगर डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है जैसे कि पैलेडियम, तो इसके ऊपर ये हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसलिए इन मेटल्स को या फिर इन मेटल्स की डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी को कैटालिसिस में काफ़ी पैमाने पर यूज़ किया जाता है। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार इसका यूज़ दिखाई देगा, इस पैलेडियम, प्लैटिनम, इन कैटलिस्ट का। दिस इज ड्यू टू देयर एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ओके।